सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। यूएस इलेक्शन 2012, जी हाँ, एक दिन से भी कम वक्त रह गया है इस पूरे सीन में, लेकिन अब देखना यह है कि क्या कुछ होने जाता है। बहुत सारी राय इस हवाले से सामने भी आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शायद अब नया प्रेसिडेंट अमेरिका का जो भी होगा वो शायद अमेरिका के लिए तो बहुत कुछ अच्छा सोचे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कई सवालात हैं जो कि पाकिस्तानियों के जहनों में हैं। ये कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में मैंने दो खास मेहमानों को दावत दी है। कौकब फशूरी हमारे साथ मौजूद है, मैनेजिंग एडिटर हैं उर्दू सर्विस VOA के। उसके अलावा हमारी सीनियर करेस्पॉन्डेंट पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट आयशा तंजीम हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो यूएस इलेक्शन है, ये कहा जा रहा था कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट के तौर पर लोग इसे ले रहे हैं। तमाम मीडिया के चैनल्स में ये छाया हुआ है। आखिर इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है यूएस इलेक्शंस को? पहले आपसे शुरू करती हूँ। सना, क्योंकि अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं, ज़ाहिर उसके बाद जो भी सदर अमेरिका का मुंतखब होता है, अगर सदर ओबामा दोबारा से सदर मुंतखब हो जाते हैं या नए सदर मिट रोमनी होते हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका बहुत हद तक असर होता है दुनिया के दूसरे ममालिक पर। और अमेरिका में इसीलिए ये सिर्फ ये नहीं होता कि ये अमेरिका के इंतखाबात हैं, अमेरिका का रोल दुनिया में इतना ज़्यादा अब फैल चुका है और अमेरिका का रोल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर मुल्क उसे अपने तनाजुर में देखता है कि नया सदर हमारे मुल्क के लिए कैसे साबित होगा। शायद यही वजह है कि इसे इतनी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ठीक है। अच्छा आयशा, अगर आपसे भी जानना चाहूँ, क्योंकि आप बहुत ऐसे पॉलिटिकल बीट देख भी रही हैं और खासी एक्सपर्ट भी मानी जाती है इस बारे में, यहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की कैंपेनिंग होती है, एक डिफरेंट किस्म का सिस्टम मौजूद है, तो ये इतना मुख्तलिफ क्यों है और क्या ये इसको हम सक्सेसफुल तरीका कह सकते हैं एक अच्छे प्रेसिडेंट को चुनने का? पता नहीं सक्सेसफुल कह सकते हैं, नहीं डिफरेंट इसलिए कि सिस्टम डिफरेंट है। जिस तरह पाकिस्तान में आप देखें पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पाकिस्तान में जो भी वजीर आजम होता है उसको पार्लियामेंट मुंतखब करती है, यानी आम पाकिस्तानी वोट डालते हैं, अपने पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट को चुनते हैं, फिर पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर चुनती है। यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इसीलिए आप देखें बराक ओबामा और मिट रोमनी जो है वो डायरेक्टली वोटर्स के पास जा रहे हैं कि हमें वोट डालें। पार्टी की बात नहीं हो रही। पार्टी एक डिफरेंट है। पार्टी के भी बाय द वे इलेक्शंस होंगे, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं होंगे, कांग्रेस के भी 1/3 जो है वो सेनेट के और पूरी कांग्रेस के भी इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक पार्टी कांग्रेस और सेनेट में हो और प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी का, यानी एक दिलचस्प तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है मुस्तकबिल में। अच्छा कौकब, आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ये जो यहाँ पे एक तरह से पैटर्न यकीनन मुख्तलिफ है दुनिया के दूसरे ममालिक से, पाकिस्तान के लिए इस वक्त इस इलेक्शन को देखना, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो पाकिस्तानी है, तो अगर हम इस इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए जैसे हम हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन और क्या उसकी ज़िंदगी पर असर डाल सकते हैं? ये दो रीजंस हैं। देखिए, एक तो अफगानिस्तान से जो विड्रॉल है, अफगानिस्तान में जो भी कुछ होता है उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर पड़ता है। ये हम देख चुके हैं 2001 के बाद, जब वहाँ पर अफगानिस्तान में जो एक्शन अमेरिका ने लिया, उसके बाद पाकिस्तान 2001 से पहले का पाकिस्तान और 2001 के बाद का पाकिस्तान आज 10-11 साल बाद हम देखते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। तो ज़ाहिर है अमेरिका का रोल, और 2014 की जो डेडलाइन दी हुई है सदर ओबामा ने अफगानिस्तान से निकलने के लिए, जो गवर्नर रोमनी है वो भी उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैकेनिक्स डिफरेंट हो सकते हैं। एक ये पॉइंट। दूसरा, अमेरिका की एड, पाकिस्तान का जो सोशल सेक्टर है उसके लिए अमेरिका की एड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर पाकिस्तान अमेरिकन जो रिलेशंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो आप ये बिल्कुल कह सकती हैं कि अमेरिका के जो इंतखाबात हैं उनका आउटकम 2001 से पहले शायद हम ये बात नहीं कह सकते थे, लेकिन अब बिल्कुल कह सकते हैं कि यकीनन पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उन पर बराह रास्त इसका असर कुछ हद तक पड़ सकता है। जैसे कौकब आपने जिक्र किया, पाकिस्तान अफगानिस्तान इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, और इसलिए भी पाकिस्तानी लोगों के लिए ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बज़ाहिर इस वक्त अगर हम सिचुएशन को देखें तो इन इलेक्शंस में यहाँ की इकोनॉमी को खासा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से क्या कुछ सोचा है दोनों मुमकिना जो उम्मीदवार हैं सदारती उन्होंने, और क्या कुछ ये अपने लोगों से कह रहे हैं, इस हवाले से मजीद बता रही हैं ताबिंदा नईम। 4 साल पहले अफगानिस्तान की जंग ने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में अहम किरदार अदा किया था। उस वक्त सदर ओबामा ने एक सेनेटर के तौर पर अफगानिस्तान का दौरा भी किया था। I think one of the biggest mistakes we made strategically after 9/11 was to fail to finish the job here. लेकिन गुज़श्ता 10 साल की जंग में हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत और अरबों डॉलर के अखराजात के बाद माहिरीन कहते हैं कि अमरीकी अवाम तब्दीली के लिए तैयार हैं। इस साल मार्च तक होने वाले रायामा के जायज़ों के मुताबिक निस्फ अमरीकी अवाम अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज की फौरी वापसी चाहते हैं, जबकि दोनों सदारती उम्मीदवार सदर ओबामा और मिट रोमनी भी 2014 तक अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की वापसी की बात कर रहे हैं।
What I think the American people recognize is after a decade of war, it's time to do some nation building here at home. And when I'm president, we'll make sure we bring our troops out by the end of 2014. लेकिन मुबस्सिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान अभी अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद संभालने के काबिल नहीं हुआ और ना ही 2014 तक ऐसा हो सकेगा। वाशिंगटन के केटो इंस्टीट्यूट की मल्लू इनोसेंट कहती हैं कि अमरीकी अफगानिस्तान से वैसे ही पीछे हटेंगे जैसे एक बार पहले इराक जंग के दौरान पीछे हटे थे। What was once the good war has became the forgotten war, then became the good war, and now once again is the forgotten war. मल्लू इनोसेंट कहती हैं कि अमरीकी अब किसी और का नहीं सिर्फ अपना मुल्क ठीक करना चाहते हैं। I think the war fatigue factors in tremendously. मेरे ख्याल में अमरीकी अवाम जंग से इतने थक चुके हैं कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके मुल्क से बाहर क्या हो रहा है। अफगानिस्तान का जिक्र पाकिस्तान के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अमेरिका के दोनों सदारती उम्मीदवारों को अपने आखिरी मुबाहिसे में पाकिस्तान के बारे में भी सवालों का सामना करना पड़ा। Pakistan is technically an ally, and they're not acting very much like an ally right now, but we have some work to do. And if we had asked Pakistan for permission, we would not have gotten it. Our strategy wasn't just going after bin Laden. We've created partnerships throughout the region to deal with extremism. लेकिन पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, अमेरिका के अगले सदर के इंतखाब पर इस बार खारजा पॉलिसी नहीं, अमेरिका के अंदरूनी मामलात ही असरअंदाज होंगे। तो आपने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आइंदा आने वाले चंद सालों में भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और इसीलिए यूएस इलेक्शन में इन्हें अहम भी करार दिया जा रहा है। मजीद भी इस हवाले से बात होगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सनाइक पाकिस्तानी। और ब्रेक से पहले यूएस इलेक्शंस 2012 का जिक्र कर रहे थे, जिसका जिक्र इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है क्योंकि एक दिन से भी कम वक्त रह गया। और कब आप लोगों की तो माशाल्लाह बहुत तैयारी होगी क्योंकि आप लोग बहुत अरसे से इसके ऊपर काम करते आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम डिप्लोमेसी का जिक्र करें, अमेरिका की डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में मतलब लोग समझते हैं और कहते हैं खासी ट्रिकी भी होती है और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लान करते हैं। अभी इनकी आइंदा आने वाले 4 सालों के लिए कुछ प्लानिंग समझ आ रही है जो ओबामा ने या रोमनी में लोगों से शेयर की हो? देखिए, अब इस वक्त कैंपेन में भी आपने सुना होगा कि अब बहुत हद तक फोकस जो है वो ये हो रहा है कि अब अमेरिका को दोबारा से तामीर करने की ज़रूरत है क्योंकि जो इकॉनमी यहाँ की इतनी ज़्यादा ख़राब हुई। तो इसलिए फ़ॉरेन पॉलिसी पर अगर हम देखें तो फोकस जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो तो ज़ाहिर है उसी तरह से रहेंगे क्योंकि अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत हद तक चेंज नहीं होती। मसलन अफ़गानिस्तान, ईरान और ज़ाहिर है मिडल ईस्ट के जो बाकी वो है, लेकिन अब उतना ज़्यादा फोकस फ़ॉरेन पॉलिसी पे अगर हम आप देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ शिफ्ट आने की इस वक्त इम्कान नज़र नहीं आ रहा क्योंकि 2014 में जो अफ़गानिस्तान से विड्रॉल की बात हो रही है, इराक़ से विड्रॉल हो चुका है। तो मेजर जो अमेरिका की इंगेजमेंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड वो ज़ाहिर है यही 2-3 थी। ईरान पर फोकस रहेगा अगर हम फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करें। पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद भी अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये कह चुके हैं कि ये हमसे गलती हुई थी कि जो हमने 1990s में किया था। तो अमेरिका वहाँ से अपनी निगाहें नहीं हटाएगा। तो वो खित्ता तो रहेगा, लेकिन सना ये बात भी ज़रूर है कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अब फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पर अमेरिका की नज़र रहेगी। अच्छा आयशा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान के हवाले से फॉरेन पॉलिसी क्या प्लान कर रहे हैं ये दोनों मुमकिन प्रेसिडेंट्स, तो आप क्या कहेंगी किसकी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा पाकिस्तान के फेवर में हो सकती है? देखिए, दोनों की फॉरेन पॉलिसी बहुत मिलती जुलती है। जो थर्ड प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी उसमें मिट रोमनी ने कहा था कि वी कांट डिवोर्स पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को खुद से अलग नहीं कर सकते। और उसकी वजह भी उन्होंने ये बताई थी कि वहाँ 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वहाँ पे अमेरिका के मुताबिक कुछ दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कुछ दहशतगर्द और कलअदम जमातें वहाँ पे हैं। और अगर पाकिस्तान जो है अगर उसमें केओस बढ़ता है और अगर वो जिसको आलमी लिंगों में फेल्ड स्टेट कहते हैं, अगर पाकिस्तान उसकी तरफ बढ़ता है तो पूरी दुनिया के लिए मसाइल हो जाएंगे। तो इस वक्त मतलब पाकिस्तान में आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंस्पिरेसी थेरीज हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और एक नक्शा भी बन गया है और उसमें कौन सा हिस्सा कहाँ है। लेकिन एक्चुअली अगर आप दोनों कैंपेन से बात करें तो उनका ये कहना है कि इस वक्त अमेरिका चूंकि अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी पे फोकस करना चाहता है तो दुनिया में जहां जहां भी हो वो इस्तेहकाम चाहता है, वो ज़्यादा केओस नहीं चाहता। और अगर पाकिस्तान को कुछ होता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी ख़राब होती है तो अमेरिका के लिए बड़ा मसला हो जाएगा क्योंकि जब रशिया टूटा था तो उनके एक न्यूक्लियर वेपन को महफूज करने के लिए इनको बहुत खर्चा करना पड़ा था और बड़ा सरदर्द थी इनके लिए। ये दोनों कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं, क्या इनका कहना है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, ये हमें मजीद बता रही हैं आयशा खालिद।
इंतखाबी मार्का तो है अमेरिका के अगले सदर के लिए, लेकिन जिक्र हो रहा है पूरी दुनिया का और अमरीकी असर रसूख को कायम रखने का। I see Iran 4 years closer to a bomb. Pakistan for mission. China's barbaric one-child policy. Syria is heartbreaking. Pakistan is important. दुनिया के मामलात में अमेरिका को कितनी मुदाखलत करनी चाहिए, इस बारे में दोनों उम्मीदवारों ने आखिरी डिबेट में एक जैसे ख्यालात का इजहार किया। America remains the one indispensable. अमेरिका एक इंतहाई अहम मुल्क है। दुनिया को एक मजबूत अमेरिका की ज़रूरत है और अमेरिका मेरे सदर बनने के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। We recognize that there are हमें एहसास है कि दुनिया के कुछ हिस्से जंग ज़दा हैं। जहाँ तक मुमकिन हो हम इन झगड़ों को ख़त्म करवाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में अपने किरदार की अदायगी के लिए अमेरिका का मजबूत होना ज़रूरी है। strategy is pretty straightforward, which is वाशिंगटन के जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज के डैनियल सर्वर की राय में हो सकता है रोमनी की ज़ेर सदारत अमेरिका ज़्यादा मिलिटरिस्टिक हो जाए। He's made it clear that projection of strength would be a real priority. मिस्टर रोमनी ने मुंतखब होकर डिफेंस पर अखराजात बढ़ाने का वादा किया है, लेकिन वो सन 2014 के आखिर तक अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के सदर ओबामा के प्लान से भी इत्तफाक करते हैं। दोनों उम्मीदवार ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए इस पर पाबंदियां लगाने पर भी मुत्तफिक हैं। हमले की सूरत में दोनों इसराइल को सपोर्ट देने का भी वादा कर चुके हैं। रोमनी तो इंतखाब के बाद पहला दौरा ही इसराइल का करेंगे। वो कहते हैं कि ओबामा ने इसराइल को नाराज कर डाला है। you went to the Middle East and you flew to Egypt and to आप Saudi मिडिल ईस्ट Arabia. गए, मिस्र और सऊदी अरब गए और तुर्की और इराक भी गए, लेकिन इसराइल को आपने मिस कर दिया, जो कि खित्ते में हमारा करीब तरीन दोस्त है। मिस्टर ओबामा ने जवाब में कहा कि डिबेट के फौरन बाद अमेरिका और इसराइल के दरमियान तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही थी। डैनियल सर्वर के मुताबिक दोनों कैंडिडेट्स की फॉरेन पॉलिसी के लिए तजावीज़ में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं। Beyond rhetoric, I think the major difference is जज्बातियत से हटकर देखें तो बड़ा फ़र्क शाम के मुजाहिरीन को असलहे की फराहमी पर पाया जाता है। मिस्टर रोमनी मुजाहिरीन को असलहे से लैस करने में मदद देने के हामी हैं। And I want to make sure they get armed. मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूँ कि वो अपना दिफा करने और असद से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी असलहे से लैस हों, लेकिन मैं अपनी फ़ौज के ज़रिए कोई बराह रास्त मुदाखलत नहीं चाहता। सदर ओबामा ज़्यादा मुहतात रद्द अमल के हामी हैं। For us to get more entangled, शाम में हमारी फ़ौजी मुदाखलत एक बहुत संजीदा स्टेप होगा। हमें उन लोगों की शनाख्त के बारे में बिल्कुल वाज़ेह होना पड़ेगा जिनकी यह मदद करेंगे। हमें यकीनी बनाना होगा कि हमारा असला कहीं गलत हाथों में पहुंचकर हमारे ये खित्ते में हमारे दोस्तों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दोबारा इंतखाब की सूरत में सन 2009 में नोबेल पीस प्राइज हासिल करने वाले सदर ओबामा का अपना ज़ाती मिशन भी होगा, कहते हैं सियासी एनालिस्ट रॉबर्ट गटमैन। वो अपनी लेगेसी की तलाश में होंगे। ये मिडिल ईस्ट में क़याम अमन नहीं हो सकता है कि चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात हों। चीन मिट रोमनी के जहन में भी है। वो चीन पर अपनी करेंसी की कीमत जानबूझकर कम रखकर गलत फायदा उठाने का इल्जाम लगाते हैं। रॉबर्ट गटमैन के मुताबिक रिपब्लिकन उम्मीदवार का कॉर्पोरेट बैकग्राउंड उनकी लीडरशिप को मुतासिर कर सकता है। वो अमरीकी तजारत को फैलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से वो ट्रेड और बिजनेस में ज़्यादा दिलचस्पी लेने वाले सदर साबित होंगे। एनालिस्ट के मुताबिक अमेरिकन वोटर्स फॉरेन पॉलिसी के मुकाबले में डोमेस्टिक इश्यूज के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद हैं। यूएस इलेक्शन 2012 सबकी निगाहें इन इलेक्शंस पर हैं। देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार कामयाब होता है और अगले 4 सालों के लिए अमेरिका का सदर मुंतखब होता है। मजीद भी इस बारे में बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सनैक पाकिस्तानी। और एक पाकिस्तानी के साथ 2 और पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद हैं, आयशा तंजीम और काका फशूरी। लेकिन हम तीनों पाकिस्तानी मिलकर बात कर रहे हैं यूएस इलेक्शंस 2012 के बारे में। और जब पाकिस्तान का इतना जिक्र मैंने कर ही लिया है, तो अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर इलेक्शन का स्टाइल है, जो कैंपेनिंग का स्टाइल है काका, वो कितना मुख्तलिफ है। मैं बड़ा इंतजार कर रही थी कि कोई रैली देखूँ जिसमें फायरिंग हो रही हो, लोग भाग रहे हो, डांस हो रहा हो ढोल पे। जरा बताइए कि क्या वैसे मेरा ख्याल है मैं इंट्रोड्यूस करना चाहिए ढोल अमरीकी इंतखाबात में। मेरा ख्याल है कि बड़ी मजेदार चीज होगी, इंटरेस्टिंग न्यू फिनोमेना है। जी, इससे ना लोग आमतौर पर इस मुहावरे का गलत इस्तेमाल भी कर जाते हैं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क। लेकिन अगर ये मुहावरा कहीं फिट होता है तो वो पाकिस्तान और अमेरिका के जो इलेक्शन के स्टाइल्स हैं उसमें यकीनन बहुत ज़्यादा ये फिट होता है। ये वैसे फिर ब्रेकिंग न्यूज़ होगी तो हमारे लिए अगर ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है जो स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग है। आयशा ने शुरू में बात की थी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। एक तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर है कि कल्चर में भी फ़र्क है,
لیکن ان چیزوں کی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے. صدر کو خود کیمپین کرنی پڑتی ہے, ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جو جاتا ہے کیمپین کرنے, اس کے سیروگیٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ وائس پریزیڈنٹ بھی ظاہر ہے وہ تو ٹکٹ کا حصہ ہے, لیکن ان کے سیروگیٹس بھی ہوتے ہیں, گورنرز ان کے بہاف پہ جاتے ہیں, ایونٹس وغیرہ ہولڈ کرتے ہیں. لیکن چونکہ پاکستان میں ہر کینڈیڈیٹ جاتا ہے تو تقریباً ہزاروں کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. اگر آپ قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی ملا لیں, صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی ملا لیں, تو ہزاروں کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو کیمپیننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر کوئی اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاتا ہے, حلقوں میں جاتا ہے. جبکہ یہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے صدر, وہ ہر جگہ جا کے, یا جو صدر کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے, جو سٹنگ پریزیڈنٹ کو, اور اپنی پالیسیز بھی بتا رہا ہوتا ہے ایک ایک انڈیویجول کو جہاں پر بھی وہ خطاب کرتا ہے. تو اگر آپ گہما گہمی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو بیچارے امریکنز محروم ہیں اس گہما گہمی سے. پاکستانی کلر مس کرتے ہیں, کلر مس کرتے ہیں ایگزیکٹلی, وہ جھنڈے اور وہ. لیکن ریلیز ہوتی ہیں یہاں بھی کافی بڑی بڑی, جہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ صدر جو اپنی ریلیز میں, جس طرح آج کل پی ٹی آئی میں انہوں نے وہ کانسرٹ کا سٹائل انٹروڈیوس کیا تاکہ ینگ لوگ آئیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ بل کلنٹن کے نے جب ریلی کی تھی صدر اوباما کے بہاف پہ, تو بروس اسپرنگسٹین کو بلایا تھا. تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں تو بروس اسپرنگسٹین کو سننے آیا ہوں. اچھا, تیاریاں اور کیمپیننگ کس طرح ہوتی ہے, ڈھول بجتا ہے نہیں بجتا, یہ تو ہمیں کچھ اب کسی حد تک سمجھ آ گیا ہے. یہاں تھوڑا منی گیم کا بھی بتائیں, یہاں پر کیا سسٹم موجود ہے, کچھ اندر کی باتیں ذرا ہم سے شیئر کریں کہ مطلب مجھے کتنے پیسے ملے ووٹ ڈالنے کے. نہیں, یہاں پہ ڈائریکٹلی ووٹ بائنگ اور ووٹ سیلنگ اس طرح نہیں ہوتی. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امریکی انتخابات میں پیسے کا کوئی رول نہیں, کیونکہ یہاں پہ لابیسٹ ہوتے ہیں, بڑی بڑی لابینگ فرمز ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ٹی وی پہ اشتہار بہت آتے ہیں, جس کا بھی پاکستان میں اتنا ٹرینڈ نہیں ہے. تو ٹی وی پہ جو اتنے ہزاروں اشتہار آتے ہیں, اور جو سوئنگ سٹیٹس ہیں وہاں پہ تو روزانہ جو ہے وہ درجنوں اشتہار ایک کینڈیڈیٹ کے, اس میں لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں. تو وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ ڈونیٹ کرتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ نتھنگ کمز فری ان لائف, تو ظاہر ہے جب جو لوگ بہت زیادہ پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ان کا انفلوئنس جو ہے وہ پالیٹکس کو خراب بھی کرتا ہے. چلیں, ویسے یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہاں اس جگہ پر رہتے ہوئے کیمپیننگ کرنا اور پھر ٹیلی ویژن کے اوپر کرنا, یہ پاکستان میں یہ ایسی چیزیں ہیں جو شاید ابھی اتنی زیادہ ان نہیں ہوئی ہیں. اچھا, اگر ہم اس وقت سچویشن, عائشہ نے ویسے ساری بات کر دی, یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے دیں گی یا لیں گی. چلے, میں ان کے حوالے سے نہیں پوچھتی, آپ سے پوچھتی ہوں, خواتین کا اس وقت یہاں پر ووٹ کتنا اہم رول پلے کر رہا ہے, کیونکہ سب کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ شاید ڈیسائیڈ کرنے والی ہیں کہ اگلا پریزیڈنٹ کون ہو سکتا ہے. یہ کس طرح سے صحیح ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین روٹیاں پکاتی رہتی ہیں اور کھانے بناتی رہتی ہیں, وہ بیچاریوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کا ووٹ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. نہیں سنا, یہاں بہت زیادہ, اور پاکستان میں بھی ہونا چاہیے, کیونکہ خواتین جو ہیں پاکستان کی ظاہر ہے کہ آبادی کا کتنا بڑا حصہ ہے, ظاہر ہے کہ بلکہ میجورٹی میں, یہاں پر بھی خواتین کا رول اور ان کا ووٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ایسے ایشوز ہیں جس میں خواتین نظر انداز ہو جاتی ہیں, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اکانومی ہے یا جو جابز ہیں وہ صرف مردوں کے ایشوز ہیں, یا سیکیورٹی, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. اور اس وقت جب اکانومی, یہاں کی اکانومی خراب ہوئی, تو بہت سی یہاں پر ایسی ہیں جو سنگل مومز ہیں, وہ خود جاب کرتی ہیں, یا کو بریڈ ونر ہیں جو کہ ان کے ہسبینڈ بھی جاب کر رہے ہیں اور وہ خود بھی جاب کر رہی ہیں. تو انہیں ان پالیسیز سے جو اکانومی کی خراب ہوئی ان کے سے اختلاف تھا. لیکن اب چونکہ اکانومی واپس آنی شروع ہوئی ہے, اور ماہرین کا کہنا ہے کہ کافی حد تک اکانومی جو ہے پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے, تو خواتین کا جو ووٹ ہے, کچھ اور ایسے ایشوز ہیں جو سوشل ایشوز ہیں, جیسے کہ ابارشن ہے, تو اس میں خواتین کا جو ہے, اور اس میں دونوں کینڈیڈیٹس کی پالیسیز بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو جس کینڈیڈیٹ کی سوشل پالیسیز کو خواتین کی انڈورسمنٹ حاصل ہوگی, اس جو کینڈیڈیٹ کو تھوڑی سی ایج مل جائے گی, اور یہ جو خواتین کا ووٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. اچھا عائشہ, ابھی کچھ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جو یہاں کی خواتین ہیں ان کا کس کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے اس وقت؟ بہت مشکل ہے کہنا, کیونکہ دونوں پارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ جی خواتین ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ خواتین, عورتوں نے بھی سوچا نہیں ہے, سوچ بچار کریں گی, بیچاریاں اینڈ ٹائم تک سوچتی رہتی ہیں, اینڈ ٹائم تک سوچتی رہیں گی. نہیں, بات یہ ہے کہ چونکہ خواتین کے جو ایشوز ہیں, جس طرح کے کوکب نے ذکر کیا کہ ابورشن رائٹس ہیں, آپ پرو لائف ہیں یا پرو ابورشن ہیں, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو دونوں کینڈیڈیٹس کی پالیسیز اتنی مختلف ہیں کہ عام عورتیں بھی اپنی زندگی میں جو سوچتی ہیں, ان کو جو اپنی پالیسیز سے قریب لگتا ہے وہ اسی کو ووٹ دیتی ہیں. اور پھر بہت سارے جو دوسرے ایشوز ہیں, اکانومی ہے اور جابس ہیں, اور اگر فار ایگزامپل اگر آپ کے شوہر کی نوکری چلی گئی ہے تو آپ پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے, اور یہاں پہ جو خواتین کام نہیں بھی کرتی وہ بھی ووٹ ڈالتی ہیں. اس وقت مڈل ایسٹ کے حوالے سے پاکستان, افغانستان تو ہیں امپورٹنٹ, لیکن مڈل ایسٹ بھی کیونکہ ایک اہم خطہ ہے, امریکہ کی کوئی اسپیشل کچھ اس حوالے سے کوئی نئی اسٹریٹجی ہے جو کہ ان دونوں کینڈیڈیٹس نے لوگوں سے شیئر کی ہو؟
دیکھیں مڈل ایسٹ ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہا ہے امریکہ کی فارن پالیسی میں، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ایشو ہے، ڈیبیٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں کینڈیڈیٹس نے اسرائیل کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے کسی بھی طرح کے حالات ہوں. پھر ظاہر ہے آئل کا بہت بڑا ایشو ہے. انرجی جو ہے وہ امریکہ کے الیکشن جو ایشوز ہیں اس میں ٹاپ پر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ بڑی ہیں. تو مڈل ایسٹ اس حوالے سے ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ لیبیا کا جو ایشو ہے اس نے بہت زیادہ وہ یہاں پرومیننٹلی فیچر ہوا. امریکن ایمبیسڈر کو جس طرح سے وہاں پر مارا گیا، رامنی کیمپین نے بہت حد تک کوشش کی کہ پریزیڈنٹ اوباما کو ڈیمیج کیا جائے اس ایشو پر. تو ہم مڈل ایسٹ کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے موونگ فارورڈ. دونوں میں سے جو بھی کینڈیڈیٹ اگر پریزیڈنٹ اوباما ری الیکٹ ہوتے ہیں یا گورنر رامنی الیکٹ ہوتے ہیں، مڈل ایسٹ فوکس میں رہے گا. لیکن جس طرح کہ پہلے عائشہ نے بھی ذکر کیا اور میں نے بھی کہا کہ ہاں اب ان کی پرائیورٹی فارن پالیسی سے تھوڑی سی کم ہو کر ڈومیسٹک پہ آئے گی، لیکن ڈومیسٹک میں بھی مڈل ایسٹ جو ہے وہ امپورٹنٹلی فیچر کرتا ہے. اور تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہے کہ سیریا فار ایگزامپل ہم نے سیریا اور لیبیا میں دیکھا کہ فارن پالیسی میں کیسے چینج آیا. یہ کہ لیبیا میں بھی امریکہ نے مدد کی بٹ اس طرح سے نہیں جس طرح عراق میں کہ مطلب ہم سب سے آگے ہیں اور تم لوگ ہمارا ساتھ دو. نہیں، امریکہ سپورٹنگ رول میں تھا، انہوں نے جو ہے جو یورپین یونین کو لیڈ رول لینے دیا. اسی طرح سیریا میں بھی اتنی تنقید کے باوجود پوری دنیا سے امریکہ اقوام متحدہ کے تھرو جانے کی کوشش کر رہا ہے، یونیلیٹرلی نہیں جانے کی کوشش کر رہا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ان کی اکانومی جو ہے یہ سپورٹ نہیں کر سکتی کہ یہ ایک اور ملک میں جنگ شروع کریں. ویسے جو دونوں کینڈیڈیٹس ہیں وہ مختلف جو ایشوز ہیں ان پہ مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کے حوالے سے دونوں کی رائے جو ہے وہ خاصی حد تک ملتی جلتی ہے. کیا رائے رکھتے ہیں یہ مڈل ایسٹ کے بارے میں، یہ بتا رہی ہیں سارا زمان. I think that's a mistake. جہاں تک داخلی امور کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں صدر اوباما اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار مٹ رامنی کی پالیسیوں میں فرق واضح نظر آتا ہے. لیکن مشرق وسطیٰ جیسے اہم خارجہ پالیسی ایشو پر دونوں امیدواروں کی رائے میں کچھ زیادہ فرق نہیں. صدر اوباما اور مٹ رامنی دونوں عرب دنیا میں تبدیلی کے لیے اٹھنے والی اس عوامی لہر کی حمایت کرتے ہیں جس نے تیونس، لیبیا اور مصر میں آمرانہ حکومتوں کا خاتمہ کر دیا. 11 ستمبر 2012 کو لیبیا کے شہر بنغازی میں امریکی قونصل خانے پر حملہ ہوا جس میں امریکی سفیر کرسٹوفر سٹیون سمیت 4 امریکی ہلاک ہو گئے. اس واقعے کے حقائق جس طرح اوباما انتظامیہ نے بیان کیے اس پر مٹ رامنی نے دوسرے صدارتی مباحثے کے دوران سخت تنقید کی. There were many days that passed before we knew whether this was a spontaneous demonstration or actually whether it was a terrorist attack. لیکن صدر اوباما نے اس تنقید کا سختی سے جواب دیا. The day after the attack, Governor, I stood in the Rose Garden and I told the American people and the world that we are going to find out exactly what happened, that this was an act of terror. And I also said that we're going to hunt down those who committed this crime. دونوں امیدوار شام کے صدر بشار الاسد کے مخالفین کی حمایت کرتے ہیں اور امریکی افواج کو وہاں نہ بھیجنے پر متفق ہیں. جہاں تک اسرائیل کی حمایت اور خاص طور پر ایران کی جانب سے اسرائیل مخالف بیانات کی روشنی میں اسرائیل کا ساتھ دینے کی بات ہے تو دونوں امیدواروں کی رائے ایک جیسی ہی ہے. لیکن اسرائیل فلسطین تنازع ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں دونوں امیدواروں نے ہی زیادہ بات نہیں کی. واشنگٹن کے تحقیقی ادارے بروکنگز انسٹیٹیوشن سے وابستہ تجزیہ نگار خالد الگندی کہتے ہیں کہ 2003 کے بعد عراق میں جس طرح کے نسلی اور فرقہ وارانہ فسادات دیکھے گئے اس سے دونوں امیدواروں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ واشنگٹن عرب اسپرنگ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. The United States cannot determine outcomes of elections, of uprisings, of a political process. We cannot pick winners and losers. الگندی کہتے ہیں کہ ان ممالک میں مختلف قوتوں کو پہلے خود سیاسی اور دیگر معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا تاکہ وہ ایسی حکومتیں قائم کر سکیں جو عوام کی نمائندہ ہوں. آج کا شو آپ نے دیکھا. US الیکشن 2012 یقیناً امریکہ کے رہنے والوں کے لیے، امریکہ کے شہریوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ کیوں امپورٹنٹ تھا یہی ہم نے آج جاننے کی کوشش بھی کی. اور کیا آئندہ آنے والے حالات میں، آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں، یہ بھی الیکشن کے بعد ہی شاید تصویر واضح ہو سکے گی. کل ایک نئے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ثنا ایک پاکستانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.